नमस्ते, मेरा नाम निष्ठा ग्रोवर है और मैं चीफ साइकोलॉजिस्ट के रूप में सीआरपीएफ के साथ काम करती हूँ। हमने ये प्रोवर्ब बहुत बार सुना है कि जहाँ दो बर्तन रहते हैं वो आपस में खटकते ही हैं, लेकिन अगर सोचिए ये खटकना 24/7 होने लगे, कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। तो आइए सीखें हम आज इस लेक्चर में कि हम किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को समझ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इनएविटेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। इसका ये मतलब है कि आप कहीं पे भी चले जाएं, चाहे आप अपना होम एनवायरनमेंट ले लें, ऑफिस एनवायरनमेंट ले लें, कोई भी एनवायरनमेंट, कंट्री, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, यू विल फाइंड कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टिंग एट एवरी स्फीयर ऑफ योर वर्क प्रोफाइल। अब ये कॉन्फ्लिक्ट होती क्यों है? लेट अस अंडरस्टैंड कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या चीज। तो कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज करती है जब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स साथ में काम करते हैं या 2 or more इंडिविजुअल्स आर वर्किंग टुगेदर। अब एक पर्टिकुलर गोल है जिसमें सबको काम करना है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि 3 एथलीट्स हैं, तीनों को ही 100 मीटर रेस कवर करनी है इन मिनिमम टाइम पॉसिबल, और तीनों को ही एक कोच ट्रेन कर रहा है। अब आपस में तीनों में लड़ाई होने लग गई कि ये कोच प्लेयर ए को फेवर करता है, प्लेयर बी पे ध्यान नहीं देता है, प्लेयर सी को तो पूछता ही नहीं है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सबका एक ही गोल है और उसके परसेप्शन अलग अलग, therefore there arises a difference in opinion। सो कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब आप एक अपने टारगेट में डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट या डाइवर्जेंस ऑफ गोल्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपको ये समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है जरूरी नहीं कि वो हमेशा लड़ाई के फॉर्म में या झगड़े के फॉर्म में या मार पिटाई के फॉर्म में दिखाई दे। कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज इन वेरियस फॉर्म्स। इट कैन ऑल्सो हैपन इन इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल डिसएग्रीमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। नाउ आपको अगर हमें एक सिंपल सी जर्नी पे लेके चलूं, आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपने आप को इंटैंगल्ड महसूस करते हैं या अक्सर आपको ऐसा लगता है कि आप वो इंसान हैं जो कई बार कैसे ना कैसे करके फंस जाते हैं, तो आपको अपने दिमाग में 3 सवाल पूछने हैं। नंबर 1, क्या मैं उस ग्रुप डायनेमिक में होना क्या मेरा जरूरी है? नंबर 2, अगर जरूरी है तो क्या जो मैं ओपिनियन दे रहा हूं वो मेरा खुद का ओपिनियन है या मैं किसी से इन्फ्लुएंस होके ले रहा हूं? एंड नंबर 3, कि अब जो फाइनल सोल्यूशन आ रहा है क्या वो मैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए ले रहा हूं या ग्रुप के लार्जर वेलबींग के लिए ले रहा हूं? जब आप इन 3 सवालों के प्रॉपर जवाब अपने माइंड में दे पाएं, तभी आप अराइज करें अपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज पे। आइए अब समझें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कॉजेस क्या हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली में उत्पन्न हो रहा है। नंबर 1, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। जब हमारी कम्युनिकेशन के बीच में कोई ब्रेकडाउन हो जाता है तो गोल तक पहुंचने का सफर लंबा हो जाता है। Therefore, one should avoid misunderstandings and poor communication. Try to communicate whatever you want to in simple, clear words. ज्यादा नहीं, कम शब्दों में और साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से अपना इंटेंशन को आपको सामने वाले तक पहुंचाना है। नंबर 2, कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज कंपीटिंग इंटरेस्ट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि बॉस ने आप सबको एक ही डेडलाइन दी, एक ही गोल दिया और बोला कि जो सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन करेगा वही क्लाइंट को प्रेजेंट करेगा। अब सारे के सारे जो लोग कलीग्स हैं, जो कभी ना कभी आपस में दोस्त थे, लंच में साथ बैठते थे, वो लोग सब क्या करने लग गए? आपस में कंपीट। इनफैक्ट ये चीज हमें बचपन से देखते हैं। हम स्कूल्स में भी क्या करते हैं, जब हमारे एग्जाम्स होते हैं तो हम अपने रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं, कौन फर्स्ट आया, कौन लास्ट आया, और उस चक्कर में काफी सारी दोस्तियों में मनमुटाव आ जाता है। सो देयरफॉर जब भी पार्टीज में एक कॉन्फ्लिक्टिंग गोल होगा या कंपीटिंग इंटरेस्ट्स होंगे तो वो आपको दूसरे इंडिविजुअल्स जो हैं अपनी जर्नी में एक ऑब्स्टेकल, एक प्रॉब्लम की तरह लगने लगेंगे। कॉज नंबर 3, डिफरेंसेस इन वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम्स। हो सकता है कि आप एक ऐसे वैल्यू सिस्टम से आ रहे हैं जहां पे सिर्फ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एंड दूसरा इंसान एक ऐसे वैल्यू सिस्टम से आ रहा है कि क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस लाइफ के ऐसे रहे कि उसको कभी कभी झूठ बोलना पड़ गया। अब आपके वैल्यू सिस्टम और उसके वैल्यू सिस्टम क्या हुए? आपस में क्लैश।
जहां क्लैश हुआ वहां पे राइट और रॉन्ग और मोरालिटी की बातें उठने लग गई, विच कैन लीड टू मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जब आप एक वर्क प्लेस में आते हैं वहां आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान एक डिफरेंट वैल्यू सिस्टम से आ रहा है। कोई भी वैल्यू सिस्टम अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव होता है। कॉज नंबर 4, स्कार्स रिसोर्सेस। बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती हैं वो इस चक्कर में होती हैं क्योंकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वही कम है। तो मान लीजिए आपको अपना घर रेनोवेट कराना है लेकिन आपका बजट ही 5 लाख का है और जो आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो 10 लाख के आ रहे हैं। तो क्या हुआ, जितना आपकी नीड थी उससे कम पड़ रहा है आपको। अब उससे क्या होता है कि क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम है, टाइम कम है, पैसा कम है, मैन पावर कम है, उस चक्कर में भी कई बार लोगों में देखा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। लास्ट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज पर्सनैलिटी क्लैशेस। आपने बहुत बार ऐसे ऑब्जर्व किया होगा अपने वर्क प्लेस में कि कुछ 2 लोग जरूर ऐसे होते हैं जो बिना किसी कारण के एक दूसरे को नापसंद होते हैं। उनको एक दूसरे के वर्ड्स, एक दूसरे के थॉट्स बिल्कुल प्लेजेंट नहीं लगते हैं और कुछ ना कुछ ग्रज होल्ड करके बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देयर इज अ क्लियर कट इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ पर्सनैलिटीज। अब ये इनकम्पैटिबिलिटी कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वैल्यू सिस्टम अलग है। दूसरा एग्जाम्पल है कि उनकी फैमिली लाइफ अलग है। तीसरा एग्जाम्पल है उनका काम करने का स्टाइल अलग है, राइट? तो एट अ लॉट ऑफ टाइम्स इंटेंशंस जो होती हैं वो भी अलग होती हैं। एक एम्प्लॉय की इंटेंशन होगी कि मैं कैसे भी करके काम टाइम से सबमिट कर दूं, लेकिन दूसरे एम्प्लॉय की इंटेंशन शायद ये हो सकती है कि अगर मैं मैनेजर की आईज में अच्छा दिखूंगा तो शायद मुझे ज्यादा बेनिफिट्स मिले, तो वो काम बहुत ही अलग ढंग से करेगा। देयरफॉर एन इनकम्पैटिबिलिटी इन पर्सनैलिटीज मस्ट बी रिजॉल्व्ड बाय प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंट इंटेंशंस। तो आइए हम एक बेसिक एक्सरसाइज सीखते हैं आज, जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे हम ऑफिसेज में अपने कॉन्फ्लिक्ट को समझ पाएं। इस प्रकार से एक मैं बॉक्स बना रही हूं, इसको मैं 2 हिस्सों में और अब 4 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूं। द फर्स्ट बॉक्स रिप्रेजेंट्स सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ परसेप्शन, मतलब कि आप अपने बारे में क्या विचारधारा रखते हैं कि मैं किस प्रकार का इंसान हूं, मैं क्या करता हूं, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। तो ये हमारी हुई सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ परसेप्शन। सो सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली रेफर्स टू कि आप अपने बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, आप अपनी पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस वो सब समझ पाते हैं कि नहीं। सेकेंड बॉक्स में आता है हाउ अदर्स परसीव अस, विच बेसिकली मीन्स कि हमें क्या लगता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आपके हिसाब से दूसरे लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं? क्या वो आपको बहुत हेल्पफुल देख रहे हैं ऑफिस में? क्या वो आपको बहुत ज्यादा सेल्फिश तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि किस प्रकार से दूसरे आपको परसीव करते हैं? वो हमारा सेकेंड बॉक्स हुआ। थर्ड बॉक्स हुआ हाउ वी परसीव अदर्स, हम दूसरों को कैसे देखते हैं। कई बार हम दूसरों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव उससे देखते हैं, कई बार हमारे माइंड में बहुत मैनिपुलेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, कई बार हमारे दिमाग में बहुत टाइप ऑफ डिफरेंट डाउट्स आ रहे होते हैं। तो ये तीसरा बॉक्स हमें हेल्प करेगा इस चीज को अवेयर करने में कि हम दूसरों को कैसे परसीव करते हैं। एंड फाइनली व्हाट कैन वी डू टू कन्वर्ज आवर परसेप्शन, कि हम अपने परसेप्शन को एक साथ एक कॉमन पॉइंट पे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझें। मैं एक साहिल जिस एम्प्लॉय की बात कर रही थी, वो सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, आई एम वेरी वरिड। उसको लोग कैसे देख रहे थे कि ये तो बहुत खुश मिजाज है, ही इज अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। और वो कैसे दूसरों को देख रहा है कि नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, कोई मुझे समझता ही नहीं है, मैं खुश दिख रहा हूं तो किसी को पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड फाइनली अब हम इस बॉक्स पे क्या करते हैं कि ये तीनों अलग अलग चीजों को हम एक कॉमन पॉइंट पे लाके कन्वर्ज करते हैं कि अगर मुझे कोई नहीं समझ रहा है और सब मुझे खुशी में देख रहे हैं जबकि मैं एक्चुअली में बहुत परेशान हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी कलीग के साथ बात करनी चाहिए कि भाई मैं बहुत चिंतित हूं, जिससे उनका परसेप्शन चेंज होगा एंड फाइनली आप एक बिल्कुल पीसफुल माइंडसेट में रह सकते हैं। आपको कोई मास्किंग करने की जरूरत नहीं है।
So, अभी तक हमने समझा कि what is conflict, what are the causes of conflict, what is the impact of conflict and how we can understand कि हमारे organization में conflict exist कर रहा है कि नहीं through an exercise. अब हम समझेंगे what are the strategies to effectively resolve the conflict. सबसे पहले the first step is effective communication. आप ऐसे समझिए कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप उसमें कोई कमांड एंटर करते हैं, कुछ इनपुट करते हैं और उसको वो आपको देके आउटपुट बताती है, या आप अगर कैलकुलेटर को यूज करते हैं तो आप उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स एंटर करते हैं, उसका कुछ सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करके एक आउटपुट मिलता है. तो मान लीजिए आपने 2+2 किया और आपको आउटपुट में 5 मिला, तो वो एक इनकरेक्ट आउटपुट है ना. लेकिन अगर 2+2 करके आपको 4 मिलता है तो वो एक करेक्ट आउटपुट है. सिमिलरली कम्युनिकेशन भी ये इनपुट आउटपुट का ही खेल है. तो जिस प्रकार की चीजें आप इनपुट देंगे उसी प्रकार का आपको आउटपुट मिलेगा. फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लेट अस अज्यूम कि आप ऑफिस में जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि सर मुझे आज हाफ डे चाहिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज समझिए. और सामने से बोलते हैं तुम्हारा हर बार का यही हो गया है, तुम्हारा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, नहीं तुम्हें आज हाफ डे नहीं मिलेगा, ये रिपोर्ट कंप्लीट करनी बहुत जरूरी है, इसे करके जाओ. अब आपने जो इनपुट दिया ये बोल के दिया कि सर मैं बहुत बीमार हूं, मुझे जान दो, मुझसे नहीं हो पाएगा आज का. अब हम इसका दूसरा पार्ट समझते हैं. आप जाते हैं और बोलते हैं कि सर आई नो कि एक रिपोर्ट है जो पेंडिंग है, बट अगर आप मुझे एटलीस्ट कुछ समय के लिए घर जाके सोने दें ताकि जब मैं बेटर फील करूं तो उस रिपोर्ट पे मैं इफेक्टिवली बाद में काम कर पाऊंगा, तो कहना है प्लीज टेक अ हाफ डे. तो उस तरीके से आपने क्या किया, जो इनपुट डाला उसी तरीके का आपको आउटपुट वापस मिलेगा कि ठीक है तुम अभी जाओ, घर जाके आराम करो, जब उठोगे अगर थोड़ा ठीक महसूस करोगे तो काम कर लेना. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट अ प्रोसेस. इफ द प्रोसेस इज स्मूथ, द जर्नी विल बी स्मूथ. ओके, नाउ द सेकेंड स्ट्रैटेजी, इट इज कॉल्ड मीडिएशन एंड नेगोशिएशन. बहुत बार ऐसा होगा कि आपका एंड गोल कुछ और होगा और आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसका एंड गोल बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होगा. सो टेकिंग अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, आप सब मोबाइल चार्जर्स यूज करते हैं, है ना. तो आप मान लीजिए कि ये मोबाइल चार्जर है व्यू 1 एंड ये जो वायर है ये है व्यू 2. ओके, अब व्यू 1 कहता है कि भाई मुझे तो इस डायरेक्शन में चलना है और व्यू 2 कहता है कि ये डायरेक्शन में मैं नहीं चलूंगा, इसी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन काम दोनों को साथ में करना है. तो यहां पे हम बोलते हैं मीडिएशन एंड नेगोशिएशन, विच मीन्स फाइंडिंग अ कॉमन ग्राउंड कि चल हम तेरे रास्ते से भी नहीं जाएंगे और तू मेरे रास्ते भी मत जा, हम एक कॉमन वे ढूंढते हैं जिससे हम अलाइन हो जाएं एंड द इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लोज प्रॉपरली. राइट तो ऐसा कितनी बार होता है ना कि आपके पास अगर खाली अडेप्टर हो और वायर ना हो, या खाली वायर हो और अडेप्टर ना हो, तो फोन दोनों तरीके में चार्ज नहीं होगा. तो एक इफेक्टिव चार्जिंग ऑफ फोन एंड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वुड रिक्वायर बोथ द पार्टीज टू प्लग इन एंड वर्क टुगेदर. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इफेक्टिवली मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इज कॉम्प्रोमाइज. आपने बहुत बार अपने बड़े बुजुर्गों को बोलते सुना होगा कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, कभी तुम मान लो कभी वो मान लेंगे. सो व्हाट हैपेंस इज दैट कॉम्प्रोमाइज इट इन्वॉल्व्स बोथ द पार्टीज, दे आर मेकिंग सम सैक्रिफाइसेस और सम कंसेशंस टू रीच एन अग्रीमेंट इन अ कॉमन गोल. सो इस फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है कि सामने वाला is willing to prioritize the relationship or the common goals. For example, let us just say अगर एक husband और wife में बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है, दोनों ही नहीं मानने को रेडी हैं, तो हम क्या बोलते हैं, let us reach a compromise, which basically means कि अगर wife बोल रही है कि मुझे हर हफ्ते बाहर घूमने जाना है and husband कह रहा है I do not have the time for you, तो compromise क्या होगा कि what you can do is that आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हो एंड ऑन डेज जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन आप मेरे साथ जा सकते हो. दैट मीन्स आपको भी अच्छा लगेगा एंड आई कैन ऑल्सो गेट सम ब्रीदर. सो व्हाट हैपेंड, एक पर्सन ने अपना टाइम को कॉम्प्रोमाइज किया और एक पर्सन ने अपनी डिजायर को कॉम्प्रोमाइज की. बट प्लीज रिमेंबर ये सिर्फ पर्सनल सिचुएशंस में ही बेटर वर्क करता है. इन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस नेगोशिएशन इज अ बेटर ऑप्शन. द लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज माई मोस्ट फेवरेट वन. It's called avoidance and accommodation. Avoidance basically means to choose selectively what battle you would want to put your energies into.
सिंपली अज्यूम दैट आपके पास अगर एक बास्केट में 10 चीजें हैं कंप्लीट करने के लिए, तो आप 10 के 10 एक साथ नहीं कर सकते। या अगर आपके पास एक मिठाई का डब्बा है और उसमें 10 प्रकार की अलग अलग मिठाई है, तो आप 10 की 10 एक साथ नहीं खा सकते। अगर खा लेंगे तो आपके पेट में गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारी बास्केट में एक टाइम पे। तो एट टाइम्स आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी चीज को पहले रिजॉल्व करना है और कौन सी चीज को बाद में, कौन सी चीज को अवॉइड करना है और कौन सी चीज को साइलेंटली रहने देना है। एंड अकोमोडेशन बेसिकली मीन्स दैट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप कई बार कुछ नीड्स को अकोमोडेट इस तरीके से कीजिए कि वो पर्सनलाइज ना लगे। अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन बिकॉज पीपल होल्ड अ लॉट ऑफ पर्सनल ग्रजेस टुवर्ड्स ईच अदर। अकोमोडेटिंग ईच अदर्स पर्सनैलिटी and their thoughts without taking them personally can help you resolve the complication easily. Therefore, between competitiveness and cooperation, go for cooperation because that will help you lead a better outcome. So I hope इस लेक्चर से आपने काफी कुछ सीखा हो. I'll just give you a quick run through. हमने आज समझा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉजेस क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे काम पे, हम किस एक्सरसाइज से अवेयर हो सकते हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एंड फाइनली क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम इन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करके एक बेटर प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.